दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस डिपार्टमेंट के साथ, हर उस ऑफिसर के साथ बात की जाए जो कोविड के वक्त बहुत ही नाजुक कड़ी में काम कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अजीत कुमार साहू, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जल शक्ति विभाग के। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लखनपुर के ओवरऑल इंचार्ज, जो कि हमारा गेटवे है, वो अजीत कुमार साहू जी हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कोविड के साथ जो भी ऑफिसर जुड़ा हुआ है उससे बात कर रहे हैं। आपका कोविड के साथ जो प्रोफाइल है बहुत बड़ा है। लखनपुर जो कि हमारा मेन गेटवे है, और ऐसे में जब हमने देखा कि जब MHA की गाइडलाइंस आई, यूटी में उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक बटन जो था वो ज़रूर था। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज था लखनपुर, क्योंकि हमारी बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, हिमाचल, और ये रिवायत है हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। तो मैं ये जानता हूँ कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं शुरू से जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी, आपका ऑर्डर हुआ, आपको ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया, तो कैसे किया आपने ये सब? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 तारीख से ही लखनपुर पे लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, और जितने भी लोग आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। और 25 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ तो अचानक से बहुत ज़्यादा तादाद लोगों को वापस आनी शुरू हो गई, और जो वहाँ पर है भीड़ काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई। तो फिर जब मेरी वहाँ पर जो उसका असाइनमेंट दिया गया, तो हम लोगों ने वहाँ जाकर हर चीज़ का एक प्रोसीजर सेट किया, एक SOP बनाई कि टीम्स डिप्यूट की तरह तरह की। और जो सबसे पहला हमारा चैलेंज था कि जो व्हीकल मूवमेंट्स हैं उनको हम इंश्योर करें, स्पेशली गुड्स व्हीकल्स की, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए थे। थोड़ा उस समय पैनिक था कि कितने दिन बंद रहेगा, इसेंशियल कमोडिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने उन ड्राइवर्स को रेगुलेट करने का एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया, एक SOP बनाया, पूरी एक सेपरेट ऑफिसर्स की टीम उन गाड़ियों को रेगुलेट करने के लिए लगा दी। उसके बाद जो पैसेंजर्स आ रहे थे उन पैसेंजर्स को भी स्क्रीनिंग करने के लिए सेपरेट टीम्स बनाई गई। SRTC की मदद से हमने जो है उनके बसेस को लिया, और हमने फिर पूरे कठुआ और सांबा में लगभग 6000 की क्वारंटाइन फैसिलिटी क्रिएट की, ताकि जो है जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम कठुआ और सांबा में क्वारंटाइन 14 दिन करने के बाद हम आगे रवाना करेंगे। तो 29 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहा, और लगभग उस समय तक 5 से 5,500 लोग आ चुके थे जो कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, और पूरे क्वारंटाइन सेंटर्स भरे हुए थे। और फिर 29 तारीख को जो है MHA ने एक गाइडलाइन इशू की कि किसी भी तरह की इंटरस्टेट जो मूवमेंट है, इंक्लूडिंग माइग्रेंट लेबरर्स की, जो है वो स्टॉप कर दी गई। और उसके बाद फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि जो लेबरर्स पंजाब में फंसे हुए हैं उनको कैंपों में रखा जाए। तो इस तरह से कोई 1200-1300 के करीब लोग जो है अकेले पठानकोट में हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रखे। फिर उसी तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको रोका गया। फिर जो है मूवमेंट्स जो शुरू हुई, तो उनको काफ़ी हमने बहुत रेगुलेटेड तरीके से उसको मैनेज किया। सबसे बड़ी हमारा चैलेंज था कि जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं अमृतसर में और पठानकोट में और चंडीगढ़ में इलाज के लिए, तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और मेडिकल इमरजेंसी में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो उसके लिए एक हमने प्रोटोकॉल बनाया, एक SOP बनाई जो पेशेंट्स को जो फैसिलिटेट करने के लिए थी। और जो भी पेशेंट वापस आ रहा था इलाज करा करके, जो कि पिछले 48 घंटों में डिस्चार्ज हुआ हो, उन सबको हम लोकल GMC कठुआ में एग्जामिन करने के बाद, उनकी जेन्युइननेस एग्जामिन करने के बाद हम उनको फिर जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल क्वारंटाइन के लिए भेजने लग गए। वो बेसिकली ज़रूरी इसलिए था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि एम्बुलेंस हायर करके आना शुरू कर चुके थे, और बहुत से पेशेंट के साथ एक्स्ट्रा लोग बैठ जाते थे। तो उसको डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का पर्पज़ था कि उस मूवमेंट्स को मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन किस तरह की दिक्कत जो मेडिकल केसेस हैं उनको ना आए। तो वो फिर हमने उसको रेगुलेट किया। तो उसके बाद लगभग मूवमेंट्स हमारी जो है वहाँ पर किसी और तरह की मूवमेंट्स अलाउ नहीं की गई। हाँ, जो नदी नालों से और खड्डों से भी बहुत से लोग जो है वो चोरी छुपे आने लग गए, तो फिर हमने उनको पर भी लगाम लगाई, और लगभग 50 से 60 लोग डेली इन इनफॉर्मल रूट्स का जो प्रयोग करते थे उनको फिर हमने डिफरेंट नाकों पर पकड़ना शुरू किया, और फिर उनको भी क्वारंटाइन किया। साहू साहब, बड़े ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप लोग काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, क्योंकि
कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट्स जो थे वो जब अचानक सा ये लॉकडाउन हुआ तो एक हड़बड़ाहट सी जो है वो हर किसी, जैसे स्टूडेंट्स की बात करें या वो लोग जो बाहर फंसे हुए थे, चाहे उनमें लेबरर्स की बात करें या इलाज के सिलसिले में जो लोग गए हुए थे, तो ये जो अचानक इतना बड़ा प्रेशर आया तो किस तरह से आपने इस चीज़ को हैंडल किया? मैं कहूँगा कि लोगों की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन थी और जो कोई भी डिस्ट्रेस में था उनको हमने किसी तरह से जो है परेशान नहीं होने दिया और उनको कोशिश की कि मैक्सिमम फैसिलिटेशन कर दी जाए। बाकी जो नॉन सीरियस थे और जो इस तरह के लोग थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी तो उनको बात को समझाने पर या उनकी दिक्कत कोई रहती थी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेकर के हमने उनको हेल्प करने की कोशिश की, तो उससे लोग काफ़ी उन्होंने, मैं कहूँगा कि कोऑपरेट किया और दैट्स वाई कि हम लोग इसको काफ़ी सख्ती से लखनपुर पे इम्प्लीमेंट कर पाए और किसी तरह की मूवमेंट्स वहाँ पर जो है जो अवांछित थी उसको होने से रोका। एंट्री और एग्ज़िट की बात हम कर रहे हैं, अभी आपने ये भी कहा कि इलीगल जो रास्ते थे उनका भी उपयोग लोग करने लगे। हमने भी देखा कि रावी नदी है वहाँ से भी लोग जो है वो आ रहे थे, तो ये कितना बड़ा एक चैलेंज था जब आपने देखा कि जो नॉर्मल रूटीन रूट है उसको आपने टैप किया लेकिन बाकी रूट से जो है वो लोग आना शुरू हो गए। देखिए ये चैलेंज तो है ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कोई एक इन्फेक्शन कैरी करके आता है और वो अनजान होता है, नॉन सिम्प्टोमेटिक होता है, तो और अगर वो गलती से या नासमझी की वजह से लोगों से मिलता है तो एक स्प्रेड होने का ख़तरा तो होता ही है। और इसको जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो उनमें नाकों पे मुस्तैदी रखी, जितने बाकी रूट्स थे जहां उनको क्लोज़ कर सकते थे उनको क्लोज़ कर दिया। और जब फिर पंजाब की सरकार से भी हमने बात की, जब जिन रूट्स पे हमने आइडेंटिफाई किया या उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो हम लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे उनसे मीटिंग करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमने उनको प्लग किया। साथ ही साथ लोकल लोगों की भी काफ़ी भूमिका रही, जो कभी अवांछित किसी तरह से अनवांटेड अगर किसी की मूवमेंट कोई रहती थी तो लोग भी खबर करते थे, तो उसके थ्रू हम लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। बीच में ऐसा भी हुआ कि कभी कभी ट्रकों पे लोग बैठ करके एडिशनल लोग आ गए और उन्होंने जो है अपने आप को ड्राइवर या क्लीनर अपने आप को बताया, तो उनको भी हमने चेक किया, उनकी भी पूछताछ की और ऐसे भी बहुत से लोग उतारे गए जो कि ज़रूरत नहीं थे और जो इन ऐसी गाड़ियों का सहारा लेकर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी हमने फिर क्वारंटाइन में रखा। साहू साहब, बिल्कुल आपने ये कोशिश की होगी कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, लेकिन मेरी आप इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी वहाँ शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जो जेन्युइनली परेशान थे और हम उनकी मदद ना कर सके। देखिए, जिन्होंने हमें अप्रोच किया और जहाँ कहीं ऐसी बात आई तो हम लोगों ने उनकी पूरी मदद की है। मैं बताऊंगा बहुत से केसेस ऐसे थे, जैसे छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कहीं है और वो पैनिक में आ गया कि अब मैं मतलब पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, 5 साल का बच्चा तो इस तरह के बहुत से बच्चों को हमने चाइल्ड लाइन की हेल्प लेकर के उनको रिस्टोर कराया। तो कोशिश की, बहुत सी जगहों पे ऐसे हमें आए कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं और यहाँ नहीं मिल रही हैं, दिल्ली जाना पड़ेगा, पठानकोट जाना पड़ेगा। तो हमने फार्मेसी एसोसिएशंस की मदद ली और उनके डीलर्स को दिल्ली में मैसेज भेज करके हमने यहाँ पर उनकी जो सप्लाईज़ हैं वो मंगवाई, उनकी मेडिसिन मंगवाई। तो इस तरह से जब उनको ये एहसास हो गया कि उनकी मदद हो जा रही है तो फिर किसी तरह का पैनिक नहीं रहा। हाँ, लोग चूँकि घरों में बंद हैं काफ़ी समय से, तो अब थोड़ा सा इम्पेशेंट से हो जाते हैं कि मुझे अपने लोगों से मिलना है। बहुत सी फैमिलीज़ कहीं बाहर गई हुई थी, वो वहाँ पर फंसी हुई हैं, तो वो उस तरह का एक इम्पेशेंस है। लेकिन पर्पज़ तो लॉकडाउन का है कि मूवमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए, मूवमेंट को रोका जाए, तो इसलिए उनको थोड़ी परेशानियाँ होंगी। लेकिन जहाँ पर वो सुरक्षित किसी के पास हैं तो थोड़ा सा एक पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। पंजाब और हिमाचल से आपको कितनी मदद मिली? पूरी मदद मिली। पंजाब और हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग लगातार टच में हैं, लोकल ऑफिसर्स के लेवल पे भी, बॉर्डर पे भी उनके साथ लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, तो हमें उनकी पूरी कोऑपरेशन मिल रही है। एक बड़ी बात जो आपने कही, 6000 लगभग जो इनिशियल आपने क्वारंटाइन बेड्स की बात की, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरह से आपने ये फैसिलिटी क्रिएट की और क्या कुछ फैसिलिटी थी इस क्वारंटाइन सेंटर में? देखिए, ये काम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी पहले कर दिया था शुरू, और इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का काफ़ी योगदान रहा। जो जम्मू, सांबा और कठुआ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इनको ये काम दिया गया था कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स मैनेज करिए। तो जहाँ जहाँ भी उन्हें मौका मिला, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, हॉस्टल्स हो, होटल्स हो, उन सबको उन्होंने लिया और फैसिलिटीज़ क्रिएट करी। एक चैलेंज था, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के चैलेंज लेती रही है और
उन्होंने अपनी टीम्स को लगाया, उनकी डेली मेडिकल चेकअप, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके टॉयलेट का इंतज़ाम, सब कुछ किया। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी बखूबी दोनों ज़िलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया। फैसिलिटीज़ की आपने बात की तो जाहिर सी बात थी, इन फैसिलिटीज़ में लोगों को लाकर एक बहुत बड़ा चैलेंज आपका ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, उनके हाइजीन को मेंटेन करना, वहाँ की प्रॉपर सैनिटाइजेशन, तो ये सब चीज़ें कैसे की गई? देखिए, शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत आई। शुरुआत में लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये चीज़ क्या है और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। उनको लगता था कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे जब मीडिया ने भी इस चीज़ को लोगों को बताना शुरू किया तो एक अवेयरनेस आ गई। और जब कुछ केसेस आ गए जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगहों पर, तो लोगों को लगा नहीं ये बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी उनको इंगेज रखा। साथ ही साथ उनकी लोकल अपनी इंटरनल कमेटीज़ भी बना दी। कई सेंटर्स में मैंने देखा कि उनकी अपनी इंटरनल कमेटीज़ बना दी जो इंटरनली उन सभी को मैनेजमेंट करती थी, कब कौन उनके रूटीन्स को फिक्स करना, उनके डेली एक्टिविटीज़ को करना। बिकॉज वो दिन भर एक जगह बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा लोग वो बोर भी होते थे, तो उनको कहीं पर योगा कराया गया, कहीं पर दूसरे एक्टिविटीज़ कराई गई, गाने की एक्टिविटी कराई गई, तो उनको एक किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। साहू साहब, इसके अलावा अप्रॉक्सीमेट कुछ आपको फिगर्स अगर पता है कि कितने लोगों को अभी तक हमने लाया, कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, और आपके पास कोई डाटा होगा कि अभी भी कितने लोग जो हैं वो बाहर हैं? देखिए, अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। जो मैं कहूँगा कि जो 5,000 के करीब, 5,500 के करीब जो हमारे 29 मार्च तक आए थे, उसके बाद लगभग नदी नालों से और किसी और तरीके से एंटर करने की कोशिश करते हुए लगभग तब से आज तक हम लोग 3,500 के करीब लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रख चुके हैं आफ्टर 29 मार्च। और उसके बाद लगभग 550 के करीब मरीज़ जिनको हमने फैसिलिटेट किया है, जो बाहर से इलाज करा के आए हैं। तो 550 मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट और एक अगर वो रखें आप ड्राइवर भी थे, तो उनको भी लगभग जो है 1500 के करीब उस तरह के लोग हो गए। पिछले 3-4 दिनों से हमने जो आसपास जो डिस्ट्रेस में जो कुछ लेबरर्स हैं उनको हमने नियर बाई इलाकों से हमने निकालना शुरू किया है, पठानकोट से, गुरदासपुर से, फिरोजपुर से, फिर हिमाचल से। तो कल शाम तक हम लोग लगभग 3,000 ऐसे लेबरर्स को जो है हम लोग फैसिलिटेट कर चुके हैं। उनको ला करके उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए भेजा जा चुका है और आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है आज भी हम 2,000 के करीब कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस अगले कुछ दिन तक चलेगा ताकि जो कहीं डिस्ट्रेस में फंसे हुए लोग हैं उनको हम जो है अपने क्वारंटाइन सेंटर्स तक ले आएंगे। हर दिन एक नया चैलेंज मैं ये कहूँगा, और हमने देखा कि पिछले दिनों से जब से ये लॉकडाउन हुआ, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी लाया, आपने नेशनल स्टूडेंट्स को भी लाया। तो ये जो अलग अलग जैसे लेबरर्स के साथ भी डील करना, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ भी डील करना, पेशेंट के साथ भी डील करना, तो ये किस तरह से आपने ये किया? ताकि क्योंकि हर किसी को जल्दी थी घर जाने की और हर कोई ये दावा करता था कि मेरा क्वारंटाइन पीरियड हो चुका है तो मुझे दोबारा क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो इस किस्म की शिकायतों को किस तरह से आपने टैकल किया? देखिए, क्या है, एक बेसिक चीज़ को हमें समझना है। बेसिक चीज़ है कि मूवमेंट को मिनिमाइज़ करना। तो लोग इम्पेशेंट तो रहे, बहुत समय बहुत सी जगहों पर इम्पेशेंट रहे, और लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया और उनको समझाने पे वो समझ गए। जो क्वारंटाइन जो लोग जो हमारे गाइडलाइंस MHA की गाइडलाइन से में क्लियर हो जाते थे तो उनको हम फैसिलिटेट कर पाते थे। बाकी जो नहीं होते थे तो उनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ती थी। और मैं कहूँगा हमारे ऑफिसर्स डेली लगभग सैकड़ों कॉल्स जो है सुनते रहे और उनको जो है काउंसलिंग करते रहे, तो उससे काफ़ी हमें हेल्प मिली। फिर भी अभी भी थोड़ा इम्पेशेंस है लोगों में क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम काउंसिल कर पाएँ। साहू साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आप तक पहुँचें और उनको भी वहाँ से निकाला जाए। जैसे हम कलकत्ता में कुछ लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली में कुछ लोग फंसे हुए हैं जो अभी भी इस तलाश में हैं कि वो हेल्पलाइन नंबर को अप्रोच करें, आपको अप्रोच करें, कैसे करें। तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा। देखिए, ये हमारा जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है, PRC साहब इसके जो है पूरे ओवरऑल इंचार्ज हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है। और हमारे लेबर कमिश्नर जो कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर हैं उनके वो भी सारे लेबर्स की उनके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं। और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में, चाहे वो कलकत्ता में है चाहे मुंबई में है। वहाँ उनको किसी तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की, अगर पैसों की दिक्कत आ रही है तो वो उनको वहाँ पर मदद मुहैया पहुँचाई जा रही है। और जैसे ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा और जैसे ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो पाता है तो उनको भी लाने की कोशिश की जाएगी।
जम्मू और कठुआ के कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हमारी भी बात हुई इस पीरियड के दौरान। बहुत सारी जगहों पे ये शिकायत आ रही थी कि देखो जी, हमारा क्वारंटाइन का पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है, तो फिर से हमें होम क्वारंटाइन किया गया और कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया गया। तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा देखिए, ये समझने की बात है कि ये वायरस अभी नया है और इसके सारी जो बिहेवियर है वो अभी लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली जो देखा जा रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि केरला और दूसरी जगहों पर 28 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो ये लगभग 28 डेज़ तक इसके सिम्टम्स आगे पीछे हो सकते हैं। ये बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि आप किस दिन इन्फेक्ट हुए और मोस्टली आप असिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह आ रही है वो एक जो एक्सपर्ट कमेटीज़ होती हैं उनकी सलाह के मुताबिक होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्वारंटाइन होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको फ्री मोबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल गया है। क्वारंटाइन का मतलब हो गया कि अब आप निगरानी से बाहर हो गए, लेकिन आपको फिर भी लॉकडाउन में है। अगर हम बहुत से लोग हैं जो कि किसी तरह के क्वारंटाइन में नहीं है लेकिन वो घरों में है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मोबिलिटी की परमिशन मिल गई है। वो मोबिलिटी अगर हमको रिस्ट्रिक्ट करना, यही लॉकडाउन का मेन मकसद है। और मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों ने इसको बाईपास करने की कोशिश की और जहाँ जहाँ ऐसी कोशिश की हमने देखा वहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक केस है जो कि एक महाशय जो उनको हरियाणा से आना था और उन्होंने बहुत ह्यू एंड क्राई की, सोशल मीडिया पे की, सब कुछ की कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मेरी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ख़राब है और मुझे मिलना है। एंड वो फिर अल्टीमेटली जो है वो उन्होंने पास बना करके और फिर जो है वो परमिशन ले करके यहाँ से गए और जब हमने उनका टेस्ट किया वो पॉजिटिव पाए गए और अपनी ग्रैंड मदर की जान को भी खतरे में डाला। उनकी 120 साल की ग्रैंड मदर है और उनकी जान को भी खतरे में आज की तारीख में है, क्योंकि उन्होंने आते ही उनसे मुलाकात की और घर में होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया था, उन्होंने उसको वायलेट किया। तो जो बिकॉज जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जो वो सबसे बड़े कैरियर ऐसे हैं जिनको जो कि अपने अनजाने में भी लोगों को खतरे में डाल सकते हैं। जी साहब, दूसरी तरफ जब हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसमें आपका डिपार्टमेंट जल शक्ति भी आता है, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो पानी प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा कि इतनी परेशानी में भी पानी की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई कंप्लेंट आई। इवन रेड जोन्स में भी हमने देखा कि आपके टैंकर्स जो थे वो सप्लाई दे रहे थे। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो रही होंगी जहाँ पे शिकायतें होंगी, तो आपने अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट किया और किस तरह से ये आपने संभव किया कि पानी जो है वो हर जगह पहुँचे? देखिए, मैं कहूँगा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, ये जब चैलेंजेज आते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और दिन रात लगे रहते हैं और हम लोग भी उनको डेली मॉनिटरिंग करते हैं। डेली स्टेटमेंट सुबह मेरे पास आनी शुरू हो जाती है 9 बजे से ही कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में कहाँ कहाँ पानी की क्या दिक्कत है, कहाँ क्या ब्रेकडाउन्स हैं, कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है किसी तरह के। तो पिछले 1 साल में हमने थोड़ा मशीनरी बैंक जो है एक डेवलप किया था, ट्रांसफार्मर का और मशीनरी बैंक का, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो दिक्कत होती है वो 3 चीज़ों से होती है। एक सबसे पहली चीज़ होती है जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो माइनर डैमेज हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि जब पावर फेलियर हो जाती है। तो जब हमारा पावर फेलियर होता है तो हमारे सिस्टम जो है अभी फेल होते हैं। और तीसरी चीज़ है कि मशीनरी का ब्रेकडाउन। तो पावर फेलियर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा और उसकी वजह से हमें दिक्कत कम आई। और दूसरी चीज़ है कि जो ब्रेकडाउन हो रहे थे तो हमारी मशीनरी बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर हमने इसको कोशिश की कि जितने भी रिपेयर के शॉप्स हैं उनको फंक्शनल रखा जाए, वर्कशॉप्स को खुलवाया गया और जहाँ कहीं भी डैमेजेस थे उनको तुरंत रिस्टोर करने की हमने कोशिश की। और टैंकर सर्विसेज को हमने थोड़ा सप्लीमेंट किया, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें उनको टैंकर से प्रोवाइड करना, तो उसमें हमने एडिशंस किए। साहब हम ये भी देख रहे हैं कि आप भी अपग्रेडेशन की तरफ है, डिपार्टमेंट में आप काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, जैसे ई बिलिंग की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जो पुरानी मशीनरी थी उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, नई मशीनरी, नए पंप्स जो है उनका इस्तेमाल हो रहा है और ख़ासकर जो लीकेज की एक बहुत बड़ी समस्या थी उसको टैकल किया जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में पानी की अवेलेबिलिटी समस्या नहीं है,
डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट एक समस्या है। और अभी तक जितने भी डेवलपमेंट होते रहे, आपने देखा अर्बन एरियाज़ में भी हैप्पीजर्ड रहे, और जो कॉलोनीज़ हैं बन गई बगैर प्लानिंग के, उन पर कितना लोड आएगा उस पर वाटर सिस्टम पे ये प्लान नहीं किया गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। और जो पाइप नेटवर्क है वो प्लान्ड नहीं होने की वजह से जैसे जैसे अनप्लान्ड बढ़ता गया, कॉलोनीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे पाइप नेटवर्क बनता गया। तो उसका रीज़न ये होता है कि फिर किसी लोकेशन पे पानी हमारे पास है लेकिन कुछ लोगों को सरप्लस मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो हमने जो पहले स्काडा सिस्टम लगा था वो इन ऑपरेशनल पड़ा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने ऑपरेशनल किया। उसके बाद अब हमने जो है इनके जो डिस्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग यूनिट्स होती हैं उनको हमने इनको बनाया कि एक एरिया जो सप्लाई एरिया है, उस सप्लाई एरिया में उस कितना पानी अवेलेबल है और कहाँ कहाँ उसकी लीकेजेस हो रही है, कहाँ कहाँ उसका जो है एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, उसको प्लग करने की कोशिश की। जितने हमारे कनेक्शंस थे उनको रेगुलराइज करने की कोशिश की। बहुत से इलीगल कनेक्शंस काटे गए, बहुत से जब लोगों के पास दो कनेक्शंस थे उनको काटा गया। तो इस तरह से करके हमने कोशिश की कि पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब तक हो जाए। साथ ही सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी का एक इशू था कि हमारे लोग नॉर्मली ट्रांसफार्मर तो लगा देते हैं लेकिन उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं लगाते, उसमें पैनल्स नहीं लगाते, उसमें जो लाइटनिंग अरेस्टर्स है वो उसका प्रोविज़न नहीं करते, या उसकी जो अर्थिंग है वो नहीं करते। तो उन सब चीज़ों को उन पर भी हमने काम शुरू किया है कि उन सभी जगहों पर जो है सेफ्टी फीचर्स पूरी तरह से रहें ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। जब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसी तरह से पंपिंग जो होती है हमारी, पंपिंग में कभी कभी ओवर पंपिंग होती है और ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पर हमारे पास OHT नहीं है, टैंकर्स नहीं है, तो पंप करके डायरेक्टली इस पानी की सप्लाई के, तो ये अनसाइंटिफिक वे है पानी सप्लाई करने का। क्योंकि जब आप स्टोर करते हैं, स्टोर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके पंप पे एक्स्ट्रा जो है बर्डन नहीं पड़ता। तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। इट विल टेक टाइम। और अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत से एरियाज़ आज भी ऐसे हैं जहाँ पर कि हम डेली सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, उसको कभी कभी अल्टरनेट डे पे उनको सप्लाई दे पाते हैं। तो उनको इम्प्रूव करना सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब पीक समर्स अब जल्द ही होंगे, मैं समझता हूँ बड़ा ही इस टाइम सही वक्त पे हमने जो है इस प्रोग्राम को किया। आपके सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको जुडिशियस जो हम पानी का यूसेज की बात करते हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की समस्या तो एक टेक्निकल है ही जिसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पानी है उसका बेजा यूज़ भी होता है और हमें उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा इस समय जो कोविड की महामारी है इसमें पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं बार बार हाथ धोने के लिए कहा गया है कि हर 20 सेकंड तक आप हाथ को रब करें, तो मैंने हमेशा यही मैसेज देने की कोशिश की, 20 मिनट तक पानी को खुला ना छोड़ें। आप 20 सेकंड तक जब आप रब कर रहे हैं हाथ को, तो उसको टैप को बंद रखें। और पानी को बचाने के बहुत से तरीके हैं। आप बहुत सी जगहों पर मैं देखता हूँ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों में को सीधे पानी से मोटर लगा करके और गाड़ियों को धोते हैं। ये क्रिमिनल मैं कहूँगा कि ऑफेंस है। इस तरह की एक्टिविटी ना करें। आप अपने गाड़ियों को बकेट में पानी लेकर करें, पानी का रीयूज़ करें। सबसे आजकल हर घर में RO है और RO में 30 से 40% पानी वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को अगर आप एक अलग से एक पाइप लगा के अपने यहाँ बकेट में इकट्ठा कर लें तो उस पानी से पूरे घर की सफाई हो सकती है। आपका जो है खेतों में आपकी जो लॉन है उनमें पानी जा सकता है। उसी तरह आपका किचन का पानी जो है वो बिल्कुल ठीक पानी होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होती है, वो ग्रे वाटर है जो उसकी बहुत आसानी से उसको हम लॉन्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो पानी का जितना अगर एक्चुअली देखा जाए पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हम दिन भर में ज़्यादा 2-3 लीटर पानी पीते हैं और खाना बनाने के लिए पूरे घर में शायद 5 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। बाकी का पानी हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको अगर हम जुडिशियसली यूज़ करें तो काफ़ी पानी हम बचा पाएंगे। और ये पानी फिर उनको काम आएगा जो कि टेल एंड पे है, जिसके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आपका डिपार्टमेंट जो है वो मानसून की तैयारी भी कर रहा है। हमने देखा कि प्रताप कैनाल और रणवीर कैनाल जो है उसकी सफाई वगैरह, और उसके अलावा जो बाकी भी कैनाल्स अवेलेबल हैं उनकी सफाई, नदी नालों की सफाई, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप मानसून की तैयारी कर रहे हैं।
कनाल का सिस्टम का हमारा मानसून से नहीं लेना देना, ये एक एग्रीकल्चर सीजन से है और ये एक एनुअल फीचर है क्योंकि हमारे चिनाब में काफ़ी सिल्ट कंटेंट होता है और बहुत से हमारे कनाल्स का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें काफ़ी सिल्ट बैठ जाती है, तो इनको डिसल्टेशन और साथ ही साथ में चूँकि साल भर यूज़ होते हैं तो उसमें झाड़ियाँ उगाती हैं तो पानी टेल एंड पे पूरा नहीं पहुँचता है, तो ये एक एनुअल फीचर है तो उसको हमने वो किया है। लेकिन इस बार हमने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और अदर मैंने कोशिश की है कि इस बार जिस तरह का काम हुआ है पिछले कई सालों में इस तरह की सफाई नहीं हुई और कोविड की महामारी ने मुझे एक मौका भी दिया कि इस समय सड़कें खाली थी और हमारा जो डिस्पोजल था वो बहुत आराम से हो गया, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई क्योंकि किसी तरह का ट्रैफिक नहीं था। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरा शहर के इलाकों में जिसको कि लोग कनाल को नाले की तरह यूज़ करते हैं, तो वो एक बहुत दुख की बात है। इस शहरी इलाके में जम्मू के सिटी के अंदर जितना हमने मलबा निकाला उसमें 60% म्यूनिसिपल वेस्ट था, उसमें सिल्ट नहीं थी, म्यूनिसिपल वेस्ट था। और बहुत दुख होता है कि लोग अपनी रजाइयाँ, गद्दे, घर के सारे गंद उठा करके फर्नीचर तक हमें उसके अंदर मिला और बहुत सी जगहों पर तो बोतलें और क्या नाम है डिब्बे वो पूरे के पूरे उसके अंदर मिले। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहर है और ये साफ़ पानी ले जाने के लिए है, इसको कृपया नाला ना बनाएं। शहर के अंदर जितने भी कनाल है इसको साफ़ सुथरा रखें, ये साफ़ पानी ले जाएगा, आपके माहौल को भी अच्छा करेगा। और नालों का जो आप म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका डिस्पोजल जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन जो आपको तरीके बता रही है उसके माध्यम से करें। अभी हमने इसको काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में लेने की कोशिश की है। जितने भी इसके अंदर नाले गिरते हैं और जितने भी हम हॉट स्पॉट है जो गार्बेज के उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और 3-4 एजेंसीज़ मिलके हम इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सभी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। इनको लेकर के हम जितने भी नाले हैं जिसमें कहीं कहीं जो आ रहे हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गार्बेज कलेक्शन का एक सिस्टम यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय से हमारा जो STP था वो फंक्शनल नहीं था, अब वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC मिल गई तो वो भी फंक्शनल हो गया है, तो उससे STP भी उस पर डाइवर्ट हो जाएगी। तो आने वाले समय में हम काफ़ी इसको सफाई कर पाएंगे। लेकिन मेरी फिर भी रिक्वेस्ट होगी क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है और इसीलिए मैंने पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे लोकल कमेटीज़ बनाई है जो कि वार्ड मेंबर हैं और उनके साथ में थोड़े प्रोमिनेंट लोग हैं। सब जगह पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसमें हैं और उन लोगों ने इस बार पूरी जो डिसिल्टिंग हुई है, मलबा निकाला गया, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की है और डेली रिकॉर्ड रखा गया है। डेली के फोटोग्राफ है जो कि पूरे जियो टैग्ड हैं, टाइम स्टैंपिंग है और आगे आने वाले समय में यही कमेटी लोगों को गार्बेज थ्रो करने से रोकने का काम करेगी और इसके लिए जो है जो पेनल प्रोविज़न है उनका भी उपयोग किया जाएगा। साहू साहब आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे अजीत कुमार साहू, कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लोगों के ताउन के बगैर कुछ नहीं होगा। आप जम्मू शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पानी की सप्लाई जो है वो पूरी हो, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। शहर को खूबसूरत बनाना है तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, गंदगी ना फैलाएं, गंदगी को नालों में ना फेंकें। और इसके अलावा अगर आप पानी की सप्लाई पूरी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है पानी बचाना जो है वो हर किसी का दायित्व है। मैं समझता हूँ कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पानी का सही इस्तेमाल करें और पानी को नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पानी को बचाएंगे और कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी ये हमारी कोशिशें जो है इनसे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। टॉपिक टुडे के आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आदाब।